गुड इवनिंग बच्चों। कल हम लोगों ने होमोजीनियस कैटालिसिस हेट्रोजीनियस कैटालिसिस पढ़ लिया था शायद। व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम फेज देन दिस इज नोन एज होमोजीनियस कैटालिसिस, एंड व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट बोथ आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट फेजेस देन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। जनरली बच्चों क्या होता है, जनरली हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के अंदर कैटलिस्ट जो होता है वो सॉलिड होता है। जो कैटलिस्ट होता है वो सॉलिड होता है और जो रिएक्टेंट्स होते हैं बच्चों वो गैसेस होते हैं। जनरली बात कर रहा हूं बच्चों। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस वो कैटालिसिस होता है जिसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों अलग अलग फेजेस में होते हैं। मैं जनरली बात कर रहा हूं कि इसके अंदर जो कैटलिस्ट होता है वो सॉलिड होता है और रिएक्टेंट जो होते हैं वो गैसेस होते हैं। ठीक है, चलिए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि कैसे एड्सॉर्प्शन थ्योरी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को समझाती है। तो हम लोग जो टॉपिक डाल रहे हैं वो है मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है ना बच्चों। मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अब एड्सॉर्प्शन थ्योरी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को कैसे एक्सप्लेन करती है। तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस आपको मालूम है कि व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट बोथ आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट फेजेस देन दिस इज नोन एज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। When reactant and catalyst both are present in the different phases then this is known as heterogeneous catalysis। आप लोगों को कल एग्जांपल भी याद होंगे। N2 plus 3H2 gives 2NH3। In this case nitrogen is a gas, hydrogen is a gas, ammonia is a gas, iron is a catalyst, iron is a solid। एक तो ये एग्जांपल था, एक और था 2SO2 plus O2 gives 2SO3। ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। कैटलिस्ट कौन था? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो कि एक सॉलिड है। या फिर कौन था बताओ? प्लेटिनम। एक और था ओसवाल्ड प्रोसेस NH3। मैं याद करा रहा हूं आपको थोड़ा सा। 4NH3 plus 5O2 changes into 4NO plus 6H2। ये भी गैस, ये भी गैस और यहाँ पे कैटलिस्ट कौन था? प्लेटिनम। ये सॉलिड है ना। एक और था बच्चों वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजनेशन निकल वनस्पति घी है ना। बोलो बच्चों। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, मैं आपको बताना ये चाहता हूं दीज आर द 4 एग्जांपल। अब हमें समझना है कि कैसे एड्सॉर्प्शन थ्योरी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करेगी। कैसे एड्सॉर्प्शन थ्योरी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करेगी। तो बच्चों इसके अंदर 5 स्टेप होते हैं ना। मैं एक एक करके समझाता हूं। 5 स्टेप होते हैं। मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के 5 स्टेप होते हैं। तो पहला देखो, मैं आपको बताता हूं। अगर मैं मॉलिक्यूलर शेप में कैटलिस्ट की बात करूं तो इस तरीके की शेप होती है बच्चों, इस तरीके की शेप होती है कैटलिस्ट की। मॉलिक्यूलर शेप की बात कर रहे हैं, है ना बच्चों। दिस इज कैटलिस्ट। ये क्या है? फ्री वैलेंसीज। कैटलिस्ट के सरफेस पे फ्री वैलेंसीज होती है। तो इसकी मैकेनिज्म को पढ़ते वक्त हमको कुछ इस तरीके का डायग्राम चाहिए होता है कैटलिस्ट का। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को कैसे एक्सप्लेन करती है? ये कैटलिस्ट है ना। चलिए, तो इसका जो सबसे पहला स्टेप है, इसका जो सबसे पहला स्टेप है बच्चों, ये डायग्राम बनाइए। ये कैटलिस्ट है बच्चों। बच्चों ये कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट अंडरलाइन कर देना बिल्कुल। ये कैटलिस्ट है ना। ये कैटलिस्ट का पोर स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। ये कैटलिस्ट के सरफेस पे फ्री वैलेंसीज है ना, फ्री वैलेंसीज है ना बच्चों। ठीक है, यहाँ इतना तो आप लोगों ने लिख लिया। इसका पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहले देखिए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इस टॉपिक को। थोड़ा सा ये पूछा जाता है एग्जाम में ना। सबसे पहला स्टेप जो इसमें होता है वो होता है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसकी तरफ मूव करते हैं? कैटलिस्ट की सरफेस की तरफ है। उसके सरफेस पर आते हैं सबसे पहले ना। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसके सरफेस पर आते हैं सबसे पहले?
सबसे पहले क्या स्टेप है बताओ? स्टेप नंबर 1 सबसे पहला डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, है ना? डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, है ना मेरे बच्चों? सरफेस ऑफ कैटलिस्ट सबसे पहले क्या होता है? डिफ्यूजन होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का किसके सरफेस पर? कैटलिस्ट के सरफेस पे। मान लीजिए ये कैटलिस्ट का सरफेस है बच्चों, ये कैटलिस्ट का सरफेस है। अब बना लीजिएगा अच्छी तरीके से, डायग्राम बनाइएगा बहुत सही से। ये कैटलिस्ट का सरफेस है और आप यहाँ पर दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को डिफ्यूज कर रहे हैं। आप ऐसे बना सकते हैं या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं। इसको ऐसे ना लिखकर आप ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस बी, और ये दोनों इसके सरफेस पे आकर सरफेस पर आ गए, दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, है ना? तो पहला स्टेप है ये स्टेप 1 है, ठीक है? तो सबसे पहले आपने क्या किया? सरफेस पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को छोड़ दिया, डिफ्यूजन कर दिया रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। सेकंड क्या है बच्चों? सेकंड है एडसॉर्प्शन ऑफ, सेकंड स्टेप क्या है? एडसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल on the surface of catalyst, on the surface of catalyst, on the surface of catalyst। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसके सरफेस पर एडसॉर्ब हो जाते हैं? कैटलिस्ट के सरफेस पर। मैंने आपको पहले बताया था कि कैटलिस्ट किस तरीके से रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, ये मैं इससे समझाना चाहता हूं। यहाँ रिएक्टेंट एडसॉर्ब हो गया बच्चों, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैटलिस्ट के सरफेस पर एडसॉर्ब हो गया, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैटलिस्ट के सरफेस पर एडसॉर्ब हो गया। तो पहला स्टेप क्या था इस मॉडर्न एडसॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस का? पहला स्टेप ये था कि हमने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को सरफेस पर डिफ्यूज कर दिए, वो सरफेस पे आ गए। जब वो सरफेस पे आ गए, अब सरफेस पर फ्री वैलेंसीज है, ये फ्री वैलेंसीज इसको क्या कर लेंगी? एडसॉर्ब कर लेंगी, एडसॉर्ब कर लेंगी। तो कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए पहले सरफेस प्रोवाइड करता है। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस सरफेस पर आते हैं, इस सरफेस के साथ क्या बनाते हैं? इस सरफेस पर एडसॉर्ब हो जाते हैं। जैसे ही इस सरफेस पर एडसॉर्ब होंगे, अब ये क्या चालू करेंगे? केमिकल रिएक्शन चालू करेंगे। अब क्या करेंगे? इस सरफेस पे ऑकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड टू फॉर्म द इंटरमीडिएट। पहली कहानी हो गई। सबसे पहले यहां से चालू किया। हेटेरोजेनियस कैटालिसिस का मतलब है व्हेन द कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट आर बोथ प्रेजेंट इन द डिफरेंट फेजेस। हम जिस मैकेनिज्म को इससे एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें कैटलिस्ट जनरली सॉलिड है, रिएक्टेंट गैसेस है। बच्चों मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, कैटलिस्ट इसके केस में एडसॉर्बेंट है इस थ्योरी के अंदर, और जो गैसेस हैं ये एडसॉर्बेट है। बच्चों एक एक चीज बता रहा हूं आपको, जरा ध्यान से सुने ना। तो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस की अगर मैं बात करूं बच्चों, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस की अगर मैं बात करूं तो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस वो कैटालिसिस है जिसमें कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट दोनों अलग अलग फेजेस में होते हैं। जनरली कैटलिस्ट सॉलिड होता है, रिएक्टेंट गैसेस होते हैं जनरली। इसके अंदर जो कैटलिस्ट है वो एडसॉर्बेंट का काम कर रहा है, वो अपना सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो गैसेस है वो उसके सरफेस पे एडसॉर्ब हो रही है। अब हम समझ रहे हैं कि एडसॉर्प्शन थ्योरी ने हेटेरोजेनियस कैटालिसिस को कैसे एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले क्या होता है? सरफेस पर डिफ्यूजन होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, डिफ्यूज हो गए ना, सरफेस पर आ गए। उसके बाद ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सरफेस पर एडसॉर्प्शन करते हैं। कर लिया एडसॉर्प्शन कैसे? कैटलिस्ट के सरफेस पर फ्री वैलेंसीज होती हैं, तो ये इसकी सरफेस से आके चिपक जाते हैं। दोनों कहानी होगी, दो स्टेप होगी, दो स्टेप होगी। अब क्या होता है? ऑकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। अब बच्चों क्या होता है तीसरे स्टेप में? पहला स्टेप समझ में आ गया, डिफ्यूजन होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। सेकंड क्या होता है? एडसॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। अब क्या होता है? ऑकरेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। बच्चों अब क्या होता है? थर्ड में क्या होता है? थर्ड में होता है ऑकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन चालू होती है रिएक्टेंट के बीच में। ऑकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, on the surface of catalyst and to form intermediate, नोट करना बहुत अच्छे से, डायग्राम साथ साथ बनाते चलना है ना। and to form intermediate, बोलो आप डायग्राम समझो।
अब क्या हुआ, ये रहा कैटलिस्ट, इसके सरफेस पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एडसॉर्ब हो गए, ये एडसॉर्ब हो गए। अब इनके बीच में रिएक्शन होना चालू होती है, अब इनके बीच में रिएक्शन होना चालू होती है, बोलो बच्चों, अब इनके बीच में रिएक्शन होना चालू होती है, ये रिएक्शन होगी। अब इन दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना लिए, अब इन दोनों ने मिलकर जल्दी से बॉन्ड बना लिए, जल्दी से नोट करो, इन दोनों ने मिलकर बना लिए, जल्दी करो जल्दी। अब क्या हुआ, देखो पहला स्टेप में क्या था, सबसे पहले डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। सेकंड टाइम में क्या था, एडसॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। तीसरा क्या था, ऑकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट एंड टू फॉर्म द इंटरमीडिएट। बोलो बच्चों, अब इन्होंने इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन कर ली। अब जो फोर्थ स्टेप है बच्चों वो नोट करना, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। आप लोग नोट कर लेना, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल और डिसॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल फ्रॉम द कैटालिटिक सरफेस, फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस, फ्रॉम कैटलिस्ट सरफेस है, लैंग्वेज में सुनो। अब जब ये प्रोडक्ट बन गया तो अब ये क्या होना चाहिए, अब ये प्रोडक्ट यहां से हटना चाहिए ताकि ये सरफेस दोबारा दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबल हो पाए। तो अब क्या कराना पड़ेगा, आपको इसका डिसॉर्प्शन कराना पड़ेगा। बच्चों सबसे पहले आपने डिफ्यूजन किया, डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सरफेस के कांटेक्ट में आए कैटलिस्ट के, फिर वो क्या होंगे, उसके सरफेस पर एडसॉर्ब होंगे, फिर वो आपस में क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे। केमिकल रिएक्शन कराने के बाद प्रोडक्ट बना लेंगे, और प्रोडक्ट बनने के बाद वो सरफेस छोड़ देंगे ताकि वो दूसरे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के लिए सरफेस अवेलेबल रहे। मैंने क्या बताया, कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते, ये चीज साफ समझा रही है। कैटलिस्ट पहले के जैसा ही है, वो कंज्यूम नहीं हुआ। तो अब क्या होगा, फोर्थ, डिसॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। अब ये प्रोडक्ट मॉलिक्यूल सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट से क्या हो जाएंगे, डिसॉर्प्ट हो जाएंगे। बोलो बच्चों, अब डिसॉर्प्ट हो जाएंगे, मेरी बात समझे। पहला क्या था, डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। सेकंड क्या था, एडसॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। तीसरा क्या था, ऑकरेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन, है ना, एंड टू फॉर्म द इंटरमीडिएट। फोर्थ क्या था, डिसॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटालिटिक सरफेस। चार हो गए। अब बच्चों अभी भी ये जो ये प्रोडक्ट है, अभी भी ये प्रोडक्ट सरफेस पर ही है, हट तो चुका है बट अभी भी सरफेस पर है। तो हम सरफेस पर भीड़ नहीं लगाना चाहते, हम चाहते हैं ये प्रोडक्ट सरफेस से हट जाए। तो फिफ्थ जो है वो है डिफ्यूजन ऑफ दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। हम इसको प्रोडक्ट को, अभी भी प्रोडक्ट सरफेस पे ये कैटलिस्ट का डिसॉर्प्ट हो गया, अभी भी सरफेस पे ही है बट सरफेस पे नहीं रहना चाहिए, भीड़ नहीं लगनी चाहिए। तो हम क्या चाहते हैं, ये डिफ्यूज हो जाए, हट जाए ये प्रोडक्ट यहां से। तो लास्ट वाला स्टेप लिख लो, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट अवे फ्रॉम कैटलिस्ट सरफेस, अवे फ्रॉम कैटलिस्ट सरफेस। मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, भीड़ नहीं लगनी चाहिए ना। अभी भी ये जो प्रोडक्ट है अभी भी सरफेस पर ही है, सरफेस पर है। अलग तो हो गया बॉन्डिंग करके, अलग तो हो गया डिसॉर्प्शन करके, बट अभी भी ये सरफेस पे। हम क्या चाहते हैं, डिफ्यूज हो जाए, ये सरफेस से हट जाए ताकि ये सरफेस पे भीड़ ना लगे, ये खाली हो जाए। तो वही हम चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिफ्थ स्टेप में, डिफ्यूजन ऑफ द प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। दिस इज द मॉडर्न एडसॉर्प्शन थ्योरी। बच्चों इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये बच्चों ये वाला जो पॉइंट है मैं आपको बताऊं, ये इसका मेरिट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों मैं अभी भी बता दूं। इसके केस में याद रखना, व्हाट इज द रोल ऑफ डिसॉर्प्शन। पूछा जाता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में रोल ऑफ डिसॉर्प्शन क्या है। तो अगर ये डिसॉर्प्शन नहीं होगा, ये प्रोडक्ट इस सरफेस से हटेगा नहीं, तो ये सरफेस दोबारा दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए कैसे अवेलेबल रहेगा। तो इसीलिए ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इतने स्ट्रांगली एडसॉर्ब नहीं हो जाने चाहिए कि ये इमोबिलाइज हो जाए। इमोबिलाइज हो जाने का मतलब है कि ये आपस में कांटेक्ट में नहीं आए, इतने कस के चिपक गए। मान लो ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आपस में रिएक्शन करनी है, मान लो ये दोनों ऐसे चिपक गए और ये मूव ना कर पाए, तो ये एडसॉर्प्शन इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए कि हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सरफेस पे इमोबिलाइज्ड हो जाए। भाई इसीलिए मैं कहता हूं जब कैटलिस्ट को लिया जाता है पाउडर फॉर्म में, क्यों लिया जाता है, बिकॉज कैटलिस्ट प्रोवाइड द सरफेस। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सरफेस से सबसे पहले सरफेस पे डिफ्यूज होंगे, फिर सरफेस पर एडसॉर्ब होंगे, फिर आपस में रिएक्शन करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, सरफेस से हटेंगे और फिर सरफेस से भाग जाएंगे। 5 स्टेप पर रिएक्शन है।
सबसे पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सरफेस पे आएंगे, सरफेस पे एडजॉर्ब होंगे, सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाने के बाद आपस में रिएक्शन करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, सरफेस छोड़ेंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। अब अगर बताओ, अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया सरफेस के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया सरफेस के साथ, तो ये इमोबिलाइज हो गए। अगर ये इमोबिलाइज हो गए तो आपस में रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें बड़ा मेजर रोल है डिसॉर्प्शन का, और वो मेजर रोल है इतना स्ट्रॉन्ग एडजॉर्प्शन नहीं होना चाहिए कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इमोबिलाइज्ड हो जाए, तो वो फिर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। सुन लिया। और डिसॉर्प्शन कराने से क्या होता है, ये सरफेस अगेन अवेलेबल फॉर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, और फिर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इसके सरफेस में रिएक्शन करेंगे, देन प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर सरफेस छोड़ देंगे। बात समझो मेरी, पूरी चीजें एक्सप्लेन करो। तो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस क्या था, व्हेन कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट बोथ आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट फेजेस। एग्जांपल क्या थे, वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन करा दो, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, एंड हेबर्स प्रोसेस में आयरन इज अ कैटलिस्ट and molybdenum is a promoter. Then Oswald process 4NH3 plus 5O2 changes into 4NO plus 6H2O, उसमें platinum is a catalyst, 2SO2 plus O2 changes into 2SO3, vanadium pentaoxide is a catalyst। तो ये सब चीजें इसके केस में हेटेरोजेनियस कैटालिसिस में एडसॉर्प्शन थ्योरी हेटेरोजेनियस कैटालिसिस को कैसे एक्सप्लेन करती है। तो सबसे पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सरफेस पर डिफ्यूज होते हैं, डिफ्यूज होने के बाद वो वहां पर एडसॉर्ब होते हैं, एडसॉर्ब होने के बाद वो आपस में रिएक्शन करते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, देन वो सरफेस को छोड़ देते हैं और फिर सरफेस से भाग जाते हैं, डिफ्यूजन हो जाता है उनका अलग, ताकि सरफेस से भीड़ ना लगे। This is all about the heterogeneous catalysis and the modern adsorption theory of the heterogeneous catalysis। अगर आप लोगों को ये सही लगी हो तो समझो, फिर मुझे बताना। आगे चलते हैं टॉपिक में बच्चों, आगे चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करेंगे, ये डायग्राम के साथ पूछा जाता है क्वेश्चन 3 मार्क्स में। जनरली बच्चों, अगर मैं जनरली बात करूं तो कैटलिस्ट की 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत ज्यादा बोर्ड में पूछा गया है 10 टाइम्स, 100% पढ़ना है। कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं, 2 प्रॉपर्टीज होती हैं कैटलिस्ट की, और वो होती हैं उसकी एक्टिविटी। बहुत आसान है, मैं आपको बहुत आराम से बता दूंगा। एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, और बच्चों एक होती है सेलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। बहुत आसान है, 5 मिनट में आप इसे पढ़ लोगे। एक्टिविटी का मतलब है, मान लो मैं आपकी पूछूं आपकी एक्टिविटी क्या है, तो आपके पढ़ने की जो एबिलिटी है वो आपकी एक्टिविटी है। उसी तरीके से किसी रिएक्शन के रेट को कितना गुना बढ़ा सकता है कैटलिस्ट, ये उसकी एबिलिटी है, इसी को उसकी एक्टिविटी बोलते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। बच्चों प्लीज डेफिनेशन लिख लो इसकी, एक बार बताओ। It is the ability, activity, what do you mean by the activity of a catalyst? It is the ability of a catalyst to increase the rate of a chemical reaction। बोलो बच्चों, लिख लो जरा डेफिनेशन। एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट मैं लिख दूं क्या? It is the ability of the catalyst, it is the ability of a catalyst it is the ability of a catalyst to increase the rate of a chemical reaction। किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाने की जो एबिलिटी है, किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाने की जो कैटलिस्ट की एबिलिटी है, या फिर इसको आप एक तरीके से कह सकते हैं व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कैटलिस्ट। किसी कैटलिस्ट की कितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ कैटलिस्ट भी समझ सकते हैं, किसी कैटलिस्ट की कितनी कैपेसिटी है किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ाने की। बच्चों मेरी बात समझे? What do you mean by the activity of the catalyst? एक्टिविटी का मतलब है किसी कैटलिस्ट की कितनी एबिलिटी है किसी केमिकल रिएक्शन को रेट को बढ़ाने की। जनरली बच्चों में एक चीज बताओ, कैटलिस्ट जो है वो 10 की पावर 8 टाइम्स तक किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकता है। 10 की पावर 8 टाइम्स तक किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकता है। उस एबिलिटी को बोला जाता है एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। बच्चों किसी भी कैटलिस्ट की वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी की वो एक रिएक्शन के रेट को कितना बढ़ा सकता है, उसी को बोला जाता है एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। बच्चों एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट डिपेंड करती है केमिसॉर्प्शन पर। एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट डिपेंड करता है केमिसॉर्प्शन पर। आप बोलोगे कैसे केमिसॉर्प्शन पर?
एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट डिपेंड करती है केमिसॉर्प्शन पर। अब बच्चों केमिसॉर्प्शन पे कैसे, केमिसॉर्प्शन पे कैसे एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट डिपेंड करती है, मैं आपको समझाता हूं। एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट कैसे केमिसॉर्प्शन पे डिपेंड करती है। एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट कैसे केमिसॉर्प्शन पे डिपेंड करती है, ये बात समझो। मतलब एड्सॉर्प्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, एड्सॉर्प्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, एड्सॉर्प्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए एड्सॉर्प्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इमोबिलाइज्ड हो जाए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इमोबिलाइज्ड हो जाए, मूव ही ना कर पाए, तो आपस में रिएक्शन नहीं होगा। ये डिफाइन करेंगे एक्टिविटी को कैटलिस्ट की, यही फैक्टर डिफाइन करता है एक्टिविटी को ऑफ कैटलिस्ट। तो एक्टिविटी जो है किसी कैटलिस्ट की वो डिपेंड करती है केमिसॉर्प्शन पे। केमिसॉर्प्शन इज द, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, केमिसॉर्प्शन इज द मेन फैक्टर व्हिच डिसाइडिंग द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। तो किसी कैटलिस्ट की कितनी एबिलिटी है किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाने की, उसी को उसकी एक्टिविटी बोला जाता है, और ये डिपेंड करता है केमिसॉर्प्शन पे। एडसॉर्प्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इमोबिलाइज हो जाए। तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी यही कैटलिस्ट की एक्टिविटी है कि कैटलिस्ट किसी को इतना स्ट्रांगली एब्जॉर्ब ना कर ले कि वो सरफेस को छोड़ ही ना पाए, वो सरफेस को छोड़ नहीं पाएगा तो डिसॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, फिर वो सरफेस खाली नहीं हो पाएगा, तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी कम हो जाएगी। जरा नोट करो बच्चों, नोट करो। तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट, इतना ही से पूछा जाता है बोर्ड में, व्हाट डू यू मीन बाय द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं बच्चों। अगर मैं H2 और O2 की रिएक्शन कराऊं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बरसों पड़े रहेंगे, ये वाटर की फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बरसों तक पड़े रहने के बावजूद भी ये वाटर की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। बट अगर मैं इसमें किसको यूज कर लूं बच्चों, इसमें किसको यूज कर लूं, अगर मैं प्लेटिनम को यूज कर लूं तो ये रिएक्शन एक्सप्लोजन के साथ होगी, ये रिएक्शन एक्सप्लोजन के साथ होगी। बच्चों ये एक एक्सेप्शन भी है, मैं बताता हूं। जनरली कैटलिस्ट कभी भी किसी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कराते, चालू नहीं कर सकते, ये एक एक्सेप्शन है। कैटलिस्ट ने इस रिएक्शन को इनिशिएट करा दिया, चालू कर दिया। जबकि अगर आप प्लेटिनम नहीं लेंगे तो ये बरसों तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते, चाहे करोड़ों सालों तक पड़े रहे। पर प्लेटिनम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन तुरंत हो जाएगी, इसीलिए ये एक्सेप्शन है। जनरली कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते, चालू नहीं करते, एक्सेप्शन ये एक्सेप्शन है। तो अगर मुझे ये बताओ, अगर मैं क्वेश्चन ये पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट, तो एक्टिविटी किसी कैटलिस्ट की वो एबिलिटी कि वो किसी रिएक्शन के रेट को कितना बढ़ा सकता है। जनरली कैटलिस्ट 10 की पावर 8 टाइम्स तक किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकते हैं। तो जो उसकी एक्टिविटी है वो किस बात पे डिपेंड करती है, केमिसॉर्प्शन पे, एडसॉर्प्शन पे। वो एडसॉर्प्शन इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए कि वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इमोबिलाइज हो जाए, वो इसकी एक्टिविटी को डिसाइड करते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक कैटलिस्ट की एबिलिटी कि वो एक केमिकल रिएक्शन के रेट को कितना बढ़ा सकता है, उसको उसकी क्या बोला जाता है, एक्टिविटी। बोलो भाई, मेरी एक्टिविटी का क्या मतलब है, मैं तुमसे कितना पढ़वा सकता हूं, ये मेरी एक्टिविटी है ना। एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कितना गुना, कितना बढ़ा सकता है केमिकल रिएक्शन के रेट को, उसको बोला जाता है उस कैटलिस्ट की एक्टिविटी। और एक्टिविटी को डिसाइड कौन करता है, केमिसॉर्प्शन। इतना स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए कि वो इमोबिलाइज हो जाए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इमोबिलाइज हो जाए। बच्चों जनरली कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता, बट इसका एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है H2 + ½ O2। अगर बरसों तक पड़े रहे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये आपस में रिएक्ट होकर वाटर की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। बट अगर मैं बात करूं प्लेटिनम की प्रेजेंस में, ये रिएक्शन 10 की पावर 8 टाइम्स तक इंक्रीज कर जाती है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड द बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। Selectivity of the catalyst.
किसी भी कैटलिस्ट का नेचर स्पेसिफिक होता है ना, कैटलिस्ट का नेचर स्पेसिफिक होता है ना, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट की वो एबिलिटी कि वो एक रिएक्शन को किस डायरेक्शन में ले जाएगा उसको बोला जाता है उसकी सेलेक्टिविटी। किसी कैटलिस्ट की वो एबिलिटी कि वो किसी रिएक्शन को किस डायरेक्शन में ले जाता है वो कहलाता है सेलेक्टिविटी। डिफरेंट कैटलिस्ट डिफरेंट प्रोडक्ट देते हैं, डिफरेंट कैटलिस्ट डिफरेंट प्रोडक्ट देते हैं, भले ही रिएक्टेंट सेम हो। तो कैटलिस्ट की वो एबिलिटी कि वो किसी रिएक्शन को किस डायरेक्शन में ले जाता है उसको बोला जाता है उसकी सेलेक्टिविटी। समझे नहीं समझे? सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है भाई, जैसे मैं हूं, मैं तुम्हें कहां ले जा रहा हूं, केमिस्ट्री की तरफ, पीएस सर कहां ले जा रहा है, मैथ्स की तरफ, और कोई दूसरे टीचर फिजिक्स के वो कहां ले जा रहे हैं आपको, फिजिक्स की तरफ। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी सेलेक्टिविटी है। किसी कैटलिस्ट की वो एबिलिटी कि वो किस रिएक्शन को किस डायरेक्शन में ले जाता है वो कहलाती है उसकी सेलेक्टिविटी। डेफिनेशन लिखो, द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट अ रिएक्शन, द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट, the ability of a catalyst to direct a reaction and give the particular product, to direct a reaction and yield a particular product, and yield a particular product। पहले डेफिनेशन सही लिख लो बच्चों, थोड़ा सा मैं डेफिनेशन में थोड़ा सा चीजें आपको बार बार रिपीट करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। बच्चों जरा लिख लो, द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट अ रिएक्शन टू यील्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। बिल्कुल सही लिखी। किसी कैटलिस्ट की वो एबिलिटी कि वो उस डायरेक्शन को किस साइड ले जाता है और कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट देता है। तो डिफरेंट कैटलिस्ट गिव डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट कैटलिस्ट गिव डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट कैटलिस्ट गिव डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट कैटलिस्ट गिव डिफरेंट प्रोडक्ट। वो कैटलिस्ट की एबिलिटी कि वो किसी रिएक्शन को किस डायरेक्शन में ले जाता है और क्या प्रोडक्ट देता है उसको बोला जाता है उसकी क्या, सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिव नेचर है ना। बोलो, मैं आपको केमिस्ट्री की तरफ ले जाता हूं, पीएस सर आपको मैथ्स की तरफ ले जाते हैं, फिजिक्स के टीचर आपको फिजिक्स की तरफ ले जाते हैं। तो हमारा कैसा नेचर है, सेलेक्टिव नेचर है ना। वैसे ही कैटलिस्ट है, रिएक्टेंट तो एक ही है ना, आप ही लोग हैं, रिएक्टेंट तो सभी के लिए सेम है, बट मैं आपको केमिस्ट्री की तरफ ले जाता हूं, वो आपको फिजिक्स की तरफ ले जाते हैं, दूसरे आपको मैथ्स की तरफ ले जाते हैं। तो हमारा नेचर सेलेक्टिव हुआ ना। उसी तरीके से कैटलिस्ट का नेचर भी सेलेक्टिव होता है, वो किसी रिएक्शन को किस डायरेक्शन में ले जाते हैं ये उनकी सेलेक्टिविटी। वो किसी रिएक्शन को किस डायरेक्शन में ले जाते हैं ये उनकी सेलेक्टिविटी है, ये उनकी सेलेक्टिविटी। जैसे आप बोलेंगे कैसे, समझाइए एग्जांपल, यही एग्जांपल लिखना है। CO प्लस H2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अगर आप कॉपर कैटलिस्ट को यूज करते हैं तो ये फॉर्मल्डिहाइड बना देता है HCHO। आप अगर निकल कैटलिस्ट को यूज करते हैं, निकल कैटलिस्ट को यूज करते हैं तो ये मीथेन बना देता है CH4 प्लस वाटर। बट अगर आप ZNO Cr2O3 कॉपर की प्रेजेंस तो आपको ये बना देता है मीथेनॉल। तो बताओ, तीनों में रिएक्टेंट तो एक ही है, बट ये वाला कैटलिस्ट मीथेन की तरफ ले जा रहा है, ये वाला कैटलिस्ट मीथेनॉल की तरफ ले जा रहा है, ये वाला कैटलिस्ट फॉर्मल्डिहाइड की तरफ ले जा रहा है। तो तीनों केसेस में रिएक्टेंट तो एक ही है, बट एक कैटलिस्ट की वो एबिलिटी कि उस रिएक्शन को किस डायरेक्शन में ले जा रहा है वो उसका क्या कहलाती है, सेलेक्टिविटी कहलाती है। सेलेक्टिविटी का क्या मतलब है, एक कैटलिस्ट की वो एबिलिटी कि वो उस रिएक्शन को किस डायरेक्शन में ले जा रहा है, ये उसका सेलेक्टिविटी है। तो ये CO प्लस H2 कॉपर की प्रेजेंस में फॉर्मल्डिहाइड बना रहा है, CO प्लस H2 ZNO Cr2O3 की प्रेजेंस में मीथेनॉल बना रहा है, CO प्लस H2 निकल की प्रेजेंस में मीथेन बना रहा है। तो किसी कैटलिस्ट की वो एबिलिटी कि वो किस रिएक्शन को किस डायरेक्शन में ले जाता है वो कहलाता है उसके सेलेक्टिविटी। फिर से टॉपिक चालू करते हैं। हमने आज शुरुआत जो करी थी वो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस से की थी। हेटेरोजेनियस कैटालिसिस वो होता है जिसके अंदर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों डिफरेंट फेजेस में होते हैं। ये आपको मैंने सिखाया था, उसके 4 एग्जांपल बताया था मैंने। ह्यूबर्स प्रोसेस बताया था, ओसवाल्ड प्रोसेस बताया था मैंने, एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस में 2SO2 + O2 + 2SO3 इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड बताया था, वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल वनस्पति घी ये बताए थे। और हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे मॉडर्न एडसॉर्प्शन थ्योरी ने हेटेरोजेनियस कैटालिसिस को एक्सप्लेन किया। हमने माना कि कैटलिस्ट हमारा क्या प्रोवाइड करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गैसेस के फॉर्म में सरफेस पर एडसॉर्ब होते हैं, तो सबसे पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उस सरफेस पर डिफ्यूज होते हैं। डिफ्यूज हो जाने के बाद उस सरफेस पर फ्री वैलेंसीज होती है, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उस सरफेस पर एडसॉर्ब होते हैं। एडसॉर्ब होने के बाद वो सरफेस पर रिएक्शन करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट बनाने के बाद वहां से सरफेस से डिसॉर्प्शन करते हैं। डिसॉर्प्शन हो जाने के बाद हम डिफ्यूजन ऑफ द प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस कर देते हैं। खत्म, बात खत्म। ये तरीका था 5। बोलो बच्चों, बिल्कुल अभी तक हमने यही पढ़ा है ना।
कि उसमें 5 स्टेप होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि किसी कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। किसी कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज उसकी एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट होती है और उसकी सेलेक्टिविटी होती है। एक्टिविटी का मतलब है किसी कैटलिस्ट की कितनी एबिलिटी है किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ाने की, वो उसकी क्या कहलाती है, कितनी उसकी कैपेसिटी है किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ाने की। तो एक्टिविटी डिसाइड कौन करता है, एब्जॉर्प्शन। एक्टिविटी डिसाइड कौन करता है, एब्जॉर्प्शन। वो एब्जॉर्प्शन इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए कि हमारे पार्टिकल्स, हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इमोबिलाइज हो जाए, आपस में रिएक्शन ना कर पाए। तो वो उसके क्या बताते हैं, उसकी एक्टिविटी को डिफाइन करते हैं कौन। अब एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टिविटी का क्या मतलब है बच्चों। सेलेक्टिविटी का मतलब है कि किसी कैटलिस्ट की क्या एबिलिटी है किसी रिएक्शन को पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाने की। भाई मैं आपकी किस डायरेक्शन में ले जा रहा हूं, आपको केमिस्ट्री की तरफ, पीएस सर आपको किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, मैथ्स की तरफ। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो किसी कैटलिस्ट की कितनी एबिलिटी है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाने की। जैसे तीनों ही केसेस में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल CO प्लस H2 है, बट आपका जो निकल है वो CH4 की तरफ ले जा रहा है। आपका ZnOCr2O3 है वो मिथेनॉल की तरफ ले जा रहा है। CO प्लस H2 कॉपर जो है वो फॉर्मल्डिहाइड की तरफ ले जा रहा है। उसी तरीके से जैसे मान लो मैं हूं तो मीथेन बन रहा है, मेरे भाई हैं वो मिथेनॉल बना रहे हैं, कचौरी सर है वो फॉर्मल्डिहाइड बना। तीनों के केस में रिएक्टेंट एक ही है, तीनों के केस में रिएक्टेंट एक ही है, बट हम उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। ये हमारी क्या है, एबिलिटी है, इसी को हमारा सेलेक्टिविटी भी बोलते हैं। क्लियर है ये टॉपिक, सेलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट हो गया। अब आज का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। बच्चों क्या शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, डालो हेडिंग डालो, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, जल्दी से डालो, डालिए हेडिंग बच्चों। शेप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पहले समझा दूंगा फिर बता रहा हूं। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। बच्चों क्या होता है, कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अपने पोर साइज के बेसिस पर एडजॉर्ब करते हैं। पोर साइज मतलब उन जो कैटलिस्ट के सरफेस पे पोर्स होते हैं, पोर्स, उन पोर्स के हिसाब से जो उनमें फिट हो जाएगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जिसका साइज उन पोर्स के अंदर फिट हो जाएगा, वही उसी को कैटलाइज कर सकते हैं। ये मतलब ये रिएक्टेंट को सेलेक्ट करते हैं उन कैटलिस्ट के सरफेस के पोर साइज के बेसिस पर। मेरी बात नहीं समझे, मेरी बहुत बहुत ध्यान से सुनो। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो जिनका कैटालिटिक एक्शन, जिनका कैटालिटिक रिएक्शन पोर साइज ऑफ द रिएक्टेंट, पोर साइज ऑफ द कैटलिस्ट पे डिपेंड करे। कैटलिस्ट के सरफेस पे जो पोर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करे, और शेप और साइज ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे डिपेंड करे। नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ऐसे कैटलिस्ट, ऐसे कैटलिस्ट, ऐसे कैटलिस्ट जिनका कैटालिटिक एक्शन, जिनकी कैटालिटिक रिएक्शन पोर साइज ऑफ कैटलिस्ट पे डिपेंड करे, पोर साइज ऑफ कैटलिस्ट, पोर साइज ऑफ कैटलिस्ट पे डिपेंड करे, और साइज ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे डिपेंड करे। मतलब जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनके पोर साइज में फिट हो जाएगा, ये उसी को कैटलाइज कर सकते हैं। शेप के हिसाब से सेलेक्ट कर रहे हैं ना। जैसे मान लो आपने जब चाय पत्ती, जब आप चाय छानते हो तो चाय के जो दाने, जो सॉलिड पार्ट है वो फंस जाता है उसमें छलनी में, बाकी लिक्विड पास हो जाता है। उसका रीजन क्या है, समझे नहीं समझे, वो उन पोर्स के साइज के हिसाब से वो उसमें फिट हो जाते हैं। तो बच्चों जिस सुनना, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैटलिस्ट के पोर के में फिट हो जाएगा, ये उसको कैटलाइज कर देंगे। जो उनके पोर साइज में फिट हो जाएगा, जो उनके पोर्स में फिट हो जाएगा, उसको ये कैटलाइज कर देंगे। और जो उनको पोर में फिट नहीं हो पाएगा, ये उसको कैटलाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये किसके हिसाब से सेलेक्ट कर रहे हैं, शेप और साइज ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के हिसाब से सेलेक्ट कर रहे हैं ना कैटलिस्ट। जो वो कैटलिस्ट जिनका कैटालिटिक एक्शन, जिनकी कैटालिटिक रिएक्शन पोर साइज ऑफ द कैटलिस्ट पे डिपेंड करे, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो उन पोर साइज में फिट हो जाएंगे, कैटलिस्ट के पोर साइज में फिट हो जाएंगे, ये उनको कैटलाइज कर देंगे। और जो इनके इस पोर साइज में फिट नहीं हो पाएंगे, ये उनको कैटलाइज नहीं कर सकते। बोलो बच्चों। तो ये कैटलिस्ट, वो कैटालिटिक रिएक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, पोर साइज ऑफ द कैटलिस्ट एंड द साइज ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन पोर्स में फिट हो जाएंगे, ये उनको कैटलाइज कर देंगे, और जो नहीं हो पाएंगे उन्हें ये कैटलाइज नहीं कर पाएंगे। बोलो बच्चों।
तो शेप के हिसाब से सेलेक्ट कर रहे हैं ना, मतलब जो पोर साइज में फिट हो जाएगा, जो पोर्स में फिट हो जाएंगे उनको तो कैटलाइज कर देंगे, और जो नहीं हो पाएगा तो इसका जो शेप सेलेक्टिव का कैटालिसिस का जो एग्जांपल है, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट का जो एग्जांपल है वो है जियोलाइट। बच्चों इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, एनसीईआरटी बताती है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर होता है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसको यूज करने से पहले हीट करते हैं ताकि उस जो पोर्स होते हैं उनमें जो वाटर होता है वो इवोपरेट कर जाए। बच्चों शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्या है, मतलब ये उन्हीं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को सेलेक्ट करेगा जो इसके पोर साइज में फिट हो जाएंगे। तो शेप के हिसाब से सेलेक्ट कर रहा है ना, पोर्स की शेप और उनके साइज के हिसाब से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को सेलेक्ट कर रहा है ना, इसीलिए नाम रखा गया शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट का एग्जांपल है बच्चों जियोलाइट। जियोलाइट का कैसा स्ट्रक्चर होता है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसको यूज करने से पहले हीट करते हैं ताकि इसमें से वाटर निकल जाए। बच्चों बोलो, तो आपको मैं बता दूं जियोलाइट है क्या। बच्चों ये 3 डायमेंशनल अल्यूमिनो सिलिकेट है, अल्यूमिनो सिलिकेट in which some silicon atoms are replaced by अल्यूमिनियम एटम्स। ये 3 डायमेंशनल अल्यूमिनो सिलिकेट्स है जिसके अंदर को सिलिकॉन एटम्स को हटाकर हमने किसको फिट कर दिया है, अल्यूमिनियम एटम को, उनको कहते हैं जियोलाइट्स। अब ये वर्ड पढ़ चुके हैं 11th में। तो शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट हैं जो अपने पोर्स के साइज के बेसिस पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को सेलेक्ट करते हैं और उनको फिट करते हैं और उनको अपने पोर्स में फिट करके कैटलाइज करते हैं। तो ऐसे कैटलिस्ट कौन है, जियोलाइट। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है। उसको यूज करने से पहले हीट करते हैं ताकि उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है वो इवोपरेट हो जाए। बच्चों जियोलाइट का एग्जांपल क्या है, जियोलाइट का एग्जांपल है ZSM5। कहां यूज होता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज होता है। क्या काम करने के लिए यूज होता है, अल्कोहल को गैसोलिन में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। अल्कोहल को गैसोलिन में कन्वर्ट करता है, गैसोलिन मतलब एक तरीका का पेट्रोल, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज होता है बच्चों। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट है जो अपने पोर साइज के बेसिस पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को सेलेक्ट करते हैं, उनको फिट करते हैं, उसके अंदर कैटलाइज करते हैं। उसका एग्जांपल है जियोलाइट। जियोलाइट का हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर पानी भरा होता है, उसको यूज करने से पहले हीट करते हैं। इसको जियोलाइट होते क्या, 3 डायमेंशनल अल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं इनमें सम सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम एटम। जियोलाइट का एग्जांपल क्या है, ZSM5। ZSM5 का यूज होता है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। क्या काम करता है, अल्कोहल को गैसोलिन में कन्वर्ट करने का काम करता है, अल्कोहल को गैसोलिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। बच्चों जियोलाइट एक जगह और यूज होता है, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ परमानेंट। बट बच्चों में कैटालिटिक एक्शन, अगर जियोलाइट का एग्जांपल पूछा जाएगा इस चैप्टर में कैटलिस्ट में, तो ये तो ZSM5 है, बट मैं ये बता रहा हूं उसका यूज है ये यूज, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये आपने 11th में पढ़ा है, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये 11th में पढ़ा है। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, कैल्शियम के क्लोराइड, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन के क्लोराइड सॉल्ट और सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इनकी वजह से होती है हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्या है, वो कैटलिस्ट जिनका कैटालिटिक एक्शन पोर साइज ऑफ द कैटलिस्ट एंड साइज ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड करे। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उन पोर साइज में फिट हो जाएगा ये उसको कैटलाइज करेंगे। तो ये शेप और साइज के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। इसका एग्जांपल है जियोलाइट। जियोलाइट क्या होता है, 3 डायमेंशनल अल्यूमिनो सिलिकेट इनमें सम सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम एटम। जियोलाइट का स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसको यूज करने से पहले हीट करते हैं ताकि इसमें से जो वाटर है वो इवोपरेट हो जाए। इसका जियोलाइट का एग्जांपल ZSM5 है। कहां यूज होता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। क्या काम करने के काम आता है, अल्कोहल से गैसोलीन बनाने के काम आता है। जरा समझो, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट लगभग 12-13 बार आ चुका होगा, 12 to 13 टाइम्स बोर्ड एग्जाम में। जियोलाइट का एक और यूज है, आप 11 में पढ़ के आए, रिमूवल ऑफ द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। दिस इज आर कॉल्ड 3 डायमेंशनल अल्यूमिनो सिलिकेट इन व्हिच सम सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय द एल्यूमिनियम एटम।
ये किस चैप्टर में पढ़ा है आपने? कार्बन फैमिली में पढ़ा है, सिलिकन पढ़ा है ना जहां पर, वहां पर। हो गया ये? बोलो बच्चों। ओके, थैंक यू।